ओके, तो देखो प्रेजेंटेशन की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से आपको वर्क करना है पूरे स्टैड प्रो में। ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो हमारे रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे उसका एक कॉन्सेप्ट हमें देखना है। ठीक है, तो स्लाइड्स जो है ना उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब देखना उनको अच्छे तरीके से। जो कुछ स्लाइड में गिवन होगा ना वही सारी डिटेल आप लोगों की स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगी। पूरे प्रोजेक्ट्स पूरे लाइफ टाइम जो आप लोग काम करोगे ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास इन कुछ स्लाइड्स में गिवन है। ठीक है, सो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका प्रोग्राम है स्टैड प्रो जिस सॉफ्टवेयर पे आप लोग वर्क करने जा रहे हो पहले तो उसको समझ लेना है तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो स्टैड प्रो में बेसिकली किस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन रहेगी, क्या उसका नेम होता है, और जो नेम गिवन है उसमें जो इनिशियल्स आपके पास होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर गिवन है जो स्टैड हम लोग मेंशन करते हैं STAAD। ठीक है, वो किस तरीके से उसको डिफाइन करना है। तो कंप्लीट स्टैड का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें स्ट्रक्चरल का एनालिसिस आपको करना है, डिज़ाइन करने के बाद हमें उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये जो दो टर्म आपके पास गिवन है ना, फर्स्ट इज एनालिसिस एंड सेकंड इज डिज़ाइन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। एक टर्म आपका ऐसा भी आता है जिसमें पूरा प्रोग्राम बना लोगे, मॉडलिंग कर लोगे, एनालिसिस करने के बाद हम फिर डिज़ाइन मेथड पे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिज़ाइन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। तो मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं ये। ठीक है, अब जो V8I है इसमें स्टैड में लिखा हुआ है प्रो का मतलब होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्यों यहाँ पे डिफाइन किया गया, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट आपके पास आती है ना वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगी। ठीक है, अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगी तो यहाँ पे जो V8I लिखा हुआ है इस V8I का मतलब क्या होगा, बेसिकली ये वर्जन है 8th वर्जन है। और जो सबसे लास्ट टर्म है I, इसका मतलब है इंटरेक्टिव, इनक्रेडिबल, इंट्यूटिव, यानी कि अपने आप में एक यूनिक सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, सो SS6 यहाँ पे सेलेक्ट सीरीज 6 को डिनोट करता है। ठीक है, अब अपने आप में यूनिक किस तरीके से है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बदली गई हैं। जैसे स्लैब्स आप लोग बनाते हो तो स्लैब के कंडीशन में हमें बार बार ये नहीं दिखाना होता कि भाई ये स्लैब है, आप सीधा उस पर रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, आप सीधा उस पर मटेरियल लगा सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें मैनुअल तरीके से बार बार हम सिस्टम को डिफाइन करें कि ये मेरा स्लैब है, ये मेरा बीम हो गया, ये मेरा कॉलम हो गया। ठीक है, सो डायरेक्ट हम इस तरीके से मेंबर्स को डिफाइन बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल हमें क्या करना है, असाइन आप करते जाओ, सिस्टम अपने आप डिफाइन कर लेगा कि जो रेफरेंस आपने जनरेट किया है वो किस पर्पज़ से रिलेटेड है। ठीक है भाई, बीम और कॉलम के सिंपली हमें एक बार उसको डिफाइन करना होता है। ठीक है, एक बार उसको वे दिखाया, स्ट्रीम दिखाया, देन आफ्टर दैट सिस्टम अपने आप उन चीज़ों को डिफाइन करने लग जाता है। ओके, अब जो स्टैड प्रो है ना, देखो ये तो पता है आप लोगों को कि वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। काफ़ी सारी MNCs हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी स्टैड प्रो का यूज़ होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ओवरऑल वर्क आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, बाकी अदर प्रोग्राम्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई है वो स्पेशली बिल्डिंग से रिलेटेड ही है, कोई ऐसा है जिसमें आप सिर्फ स्टील का ही काम कर सकते हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें स्टेयर ही बना सकते हो, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। बट स्टैड प्रो में आप स्टील का भी कर लो, बिल्डिंग भी बना लो, बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स भी हो गए, पी भी हो गया आपके पास। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास मेटल से रिलेटेड अदर जो एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ भी आप इसमें इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्लेट्स वगैरह बनानी है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा मैकेनिकल से रिलेटेड इसमें टच आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो जो स्टैड प्रो है ना ये बेंटले सिस्टम का नहीं था। सबसे पहले इसको REI रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल एक कंपनी है उसने डेवलप किया था, लेकिन 2005 में बेंटले सिस्टम्स ने रिसर्च इंजीनियर इंटरनेशनल से इसको परचेज़ कर लिया था। ठीक है, और परचेज़ करने के बाद इसमें फिर चेंजेस हुए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना सिंपली अलग अलग कुछ प्रोडक्ट्स में आए जिसमें 90 इंटरनेशनल आप लोगों के पास अलग अलग कोड्स थे और उन कोड्स के बिहाफ पे यहाँ पे वर्क होना शुरू हुआ। ठीक है, किसके बाद, तब इसको बेंटले ने परचेज़ किया। ठीक है ना, सो 90 जो कोड्स थे अलग अलग 90 कोड्स कौन से होगा आपके पास, अलग अलग कंट्रीज़ के हो गए ना, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे गिवन है दिस वाइडली यूज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सपोर्ट ओवर 90 इंटरनेशनल डिज़ाइन कोड्स रिगार्डिंग योर टिम्बर हो गया, स्टील हो गया, कॉन्क्रीट है, एनालिसिस एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो ये टिम्बर, स्टील, कॉन्क्रीट, एल्यूमिनियम ये आपके पास मटेरियल्स हैं। ठीक है, इन चारों ही मटेरियल्स के 90 अलग अलग कंट्रीज़ के कोड्स पे आप इजीली वर्क कर सकते हो।
ठीक है। अब जो वर्क, जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में और अभी भी मैंने बताया कि भाई बिल्डिंग्स का वर्क हो गया आपके पास, ठीक है। अब बिल्डिंग्स आप लोग बनाते हो, स्लैब्स आप लोग क्रिएट करते हो, स्टेयर्स आप लोग क्रिएट करते हो, मेंबर बनाते हो, तो उन मेंबर में किस तरीके के डायनामिक एनालिसिस आपको करने होते हैं जो कि स्टैड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे रिसर्च पेपर्स भी लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है, सिंपली इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप PhD तक इसका रिसर्च कर सकते हो और हालांकि हुई भी है स्टैड प्रो में, ठीक है ना। सो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस हो गया, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस है। इसके अलावा भी वेरियस फॉर्म्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल हो गया आपका, स्टैटिक एनालिसिस हो गया, इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में आप सभी को डिफरेंस पता होगा, ठीक है। सो इनका एनालिसिस आपको करना और इनके एनालिसिस के बिहाफ पे पुश ओवर एनालिसिस की वैल्यू जनरेट करना, ज्योमेट्रिक एनालिसिस, पी डेल्टा एनालिसिस, बकलिंग एनालिसिस, ये जितने भी ऑप्शंस मैंने अभी आपको यहाँ पे डिफाइन किए, टाइम हिस्ट्री है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, ये सारे किसके केसेस, आपके सिस्मिक के केसेस हैं। पुश ओवर एनालिसिस में क्या होता है कि बिल्डिंग पे तब तक प्रेशर लगाते जाओ, तब तक लोड लगाते जाओ जब तक वो बकलिंग कंडीशन में ना आ जाए, तब तक ये ना पता चल जाए कि सिंपल स्पाइन से इसका फेलियर होना शुरू हो गया, ठीक है। सो पुश ओवर एनालिसिस में करना क्या है, आपको सिंपल लोड्स की वैल्यूज़ तो इंक्रीज करनी है और काफ़ी सिंपल है एनालिसिस करना। बकलिंग एनालिसिस में क्या मिलेगा आपको, डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ वहाँ पे जनरेट होंगी, बिल्डिंग में कितना डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा वो सारे टर्म्स वहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टैड प्रो जैसे हम करते हैं ना कि एक साइकोलॉजिकली हमारी बन जाती है कि स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है तो पता नहीं मतलब टफ होगा समझने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो रिबन बेस्ड यूज़र इंटरफेस है, यानी कि इंटरफेस में बहुत इजीली काफ़ी तरीके से गिवन है। जैसे कल मैं आपको दिखा रहा था कि सिंपल आपको क्या करना है, जैसे सपोर्ट्स लगाते हो या फिर विंड लोड कंडीशन करते हो, तो सिंपल क्या करना है, कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए अपने रिजल्ट पे, ठीक है ना। तो इसका जो रिबन बेस यूज़र इंटरफेस है, कोई भी एनालिटिकल मॉडल आपके पास हो सकता है, चाहे स्टील का हो, बहुत ईजीली तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ऑटोकैड की जो ड्राइंग्स हैं, प्लानर ड्राइंग्स हैं, उनके बिहाफ पे आप यहाँ पे बीम्स और कॉलम्स, ठीक है, स्लैब्स हो गया, बीम कॉलम और स्लैब्स, इनको हम स्टैड प्रो में एक टर्म डिफाइन करते हैं, डेट इज़ मेंबर। तो मेंबर आप लोग डिफाइन करते हो, मेंबर डिफाइन करने के बाद जो ड्राइंग्स इसमें बनेंगी वो बेसिकली एक्सेलेंट क्वालिटी के प्लान्स आप इसमें इजीली जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा क्या क्या फीचर्स हैं आपके पास स्टैड प्रो में, सिंपली यू कैन से दैट द स्टैड प्रो हैज़ एन ओपन आर्किटेक्चर दैट इनेबल्स इंजीनियर्स फॉर बोथ फिजिकल एंड एनालिटिकल मॉडलिंग, यानी कि आप इसमें फिजिकल के साथ साथ एनालिसिस, जो फिजिकल मॉडलिंग आपने किया, जो पैरामीटर्स आपने जनरेट किए, उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। एनालिसिस में हमें ये पता चल जाएगा कि जो पैरामीटर आप लोग डिफाइन कर रहे हो, जो बीम आपने बनाया, अगर आप इस बीम पे 6 किलोन्यूटन का लोड लगाते हो तो ये बीम इतने टाइम तक लोड कैरी कर पाएगा। आफ्टर डेट इसमें बकलिंग स्टार्ट होगी, डिफ्लेक्शन स्टार्ट होंगे इसमें, ठीक है। जो मेंबर आप लेके चल रहे हो, जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन की है, वो प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल तो आप कर ही रहे हो, चेंजेस तो आप कर ही रहे हो। सिंपल है, नोड से नोड को कनेक्शन करना है, नोड से नोड को कनेक्शन करने के बाद आपका मेंबर क्रिएट हो गया, इजीली पोर्टल फ्रेम बना सकते हो, फ्रेम स्ट्रक्चर आपने बनाया। बट उसके बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है एनालिटिकल मॉडलिंग, यानी कि उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस में हम अलग अलग तरीके के लोडिंग्स लगा के चेक करते हैं कि बिल्डिंग हमारा सेफ कंडीशन में है या नहीं है। Then StadPro Building Planner enables the seamless generation of building model that can be analyzed in the program itself. डिज़ाइन आप लोग करते हो, डिज़ाइन करने में खुद ही ये अपने आपको वैल्यूज़ डिफाइन करता चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल बताया था कि वार्निंग्स आपके पास आती हैं, तो वार्निंग क्यों आती है, क्या रीज़न है वार्निंग का, कि सिस्टम आपको बता रहा है कि जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर्टी डिफाइन की है, उस प्रॉपर्टी में किसी तरह का इशू है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर प्रॉपर्टी आपको वार्निंग्स आपको मिल जाए कि मटेरियल कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है ना। हो सकता है वार्निंग आपके पास ये भी मिल जाए कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसमें इस बीम का कोई काम है या नहीं है, तो उस बीम को हटा दो आप, ठीक है ना। तो मैंने ये भी बताया था कि वार्निंग्स कितनी भी आए, वार्निंग्स पे हमें बाद में जाना है, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखो एरर भी आएंगे, और उन एरर को ठीक कैसे करना है, रिजोल्व कैसे करना है, ये भी हमारा काम है कि भाई एरर आएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ज़ीरो एरर अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ लेके चले, जो भी सेक्शंस हमने डिफाइन किया, उस पर जो लोड हम लगा रहे हैं, क्या तो वो लोड कम होंगे, ठीक है। कम होंगे तभी तो एरर नहीं आ रहा, तभी तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेलियर नहीं कर रहा। और अगर एरर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपके पास कंडीशंस वहाँ पे डिफाइन होगी, ठीक है। तो एरर अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आते हैं, तो सिंपल हमें उनकी पूरी लिस्ट जनरेट होती है,
ठीक है, नोट्स भी बनते हैं, वार्निंग्स भी बनते हैं, एरर्स की पूरी लिस्ट आती है। उस लिस्ट में गिवन होता है कि आपने इस नोड पे यहाँ पे मिस्टेक किया है, ठीक है, तो उसको हमें ठीक भी करना होता है। ओके, इसके अलावा स्टैडप्रो में किस तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ाइन कोड्स इन्वॉल्व्स लोअर ऑपरेशनल कोड्स। अभी देखो क्या होता है कि आपके पास अगर आप कोड्स को फॉलो करते हो, जैसे मैं बता रहा था ना कल आपको लास्ट टाइम पे, आपने किसी ने क्वेरी भी किया था आप में से कि अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन में अगर हमें बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट को। तो सिंपल है, इकोनॉमिक कंडीशन का बनाने का मतलब क्या होगा कि आप लोग कोड्स को फॉलो करो। कोड्स में हमारे पास सारी चीज़ें गिवन होती हैं, जैसे मैंने कोड्स बताया था IS 456 है, उसमें अगर फॉर्मूलेज आपको देखने हैं तो एनेक्सियोर C में जाओ, एनेक्सियोर F में जाओ, जहाँ पे आपके पास क्रैकिंग के फॉर्मूले गिवन है। क्रैक्स क्यों जनरेट होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, क्या रीज़न है उनके पीछे, फॉर्मूलेज देखने हैं, उनकी पूरी लिमिट स्टेट कंडीशंस वहाँ पे गिवन है। ठीक है, बीम्स और कॉलम्स का क्या साइज़ लेके चलना है आपको, कंक्रीट का देखना है 2000 को सिलेक्शन करो आप। ठीक है, स्टील्स के कोड अगर देखना है तो IS 800 को फॉलो करो आप। ठीक है, इसके अलावा लोड्स अगर आपको देखना है, भी आप चाहते हो कि डेड लोड की पूरी लिस्ट हमारे पास हो, लाइव लोड में बिल्डिंग के हर एक पूरे स्ट्रक्चर में कैसे कैसे आपको लाइव लोड वैल्यू जनरेट करना है, किचन में कितना होगा, ठीक है, बेडरूम अगर हम बनाते हैं तो उसकी क्या कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है, होल एरिया हम बनाते हैं या फिर बिल्डिंग हमारी रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या होता है कि बिल्डिंग के स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल टाइप्स की बिल्डिंग होती हैं, तो इनके बेसिस पे आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ है वो रेफ़र करती हैं, ठीक है, वेरीज करती हैं, वो चेंजेस होती रहती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये कहें कि भी घर में आप लाइव लोड लेके चल लो 1.5 किलो न्यूटन का और कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसमें आप 1.5 का ले लो, नहीं हो सकता भाई, वो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि घर के अंदर क्या है कि आप घर में कितने मेंबर होते हैं भाई, 2-3 मेंबर होते हैं, उन सभी को एक ही फ्लोर पे ले आओ आप, फिर घर का सारा सामान एक फ्लोर पे ले आओ, फिर भी इतना लोड जो वेट है वो कैरी नहीं होगा उसमें जो वैल्यूज़ हैं। बट कॉमर्शियल में क्या है कि हो सकता है एक ही टाइम पे काफ़ी सारा रश आ जाए एक ही जगह पे, हो सकता है ना ऐसा। जैसा पिछले अभी शायद गुजरात में कोई ब्रिज था, आई थिंक आपको पता होगा, जो ब्रिज था उस कंडीशन में क्या हुआ था, लोड कैरी नहीं कर पाया क्योंकि एक ही टाइम पे जितने काफ़ी सारे पर्सन्स वहाँ पे आ गए। ठीक है ना, अब एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा लोड लग गया तो वो फेलियर कर गया। और ये कंडीशन हम कहाँ पे चेक करते हैं, तब आप रोड में ब्रिज बनाते हो तो ब्रिज की कंडीशन में हम पूरे 1 हफ्ते तक ब्रिज को बंद करके रखते हैं, जिस पे जितना हो सके मैक्सिमम लोड लगाते हैं और उसका इंटेंसिटी पता कर लेते हैं कि ये जो ब्रिज है कितने लोड कैरी कर सकता है। सो हमारा मेन मोटिव यही तो होता है उस कंडीशन में। ठीक है, सो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब ही यही है कि कोड्स को फॉलो करते जाओ। मटेरियल्स है, मटेरियल्स भी कोड्स के अकॉर्डिंग लगाओगे तो सिंपल है, हम इकोनॉमिक कंडीशन में किसी भी प्रोजेक्ट को ईजिली डिज़ाइन और मॉडलिंग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जितने भी आपके पास किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का हो जाए आपके पास, ठीक है, या फिर आप अलग अलग सेगमेंट लेके चलते हो तो पीईबी स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो। पीईबी के अलावा जो फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, फाइनाइट मॉडलिंग आप लोग करते हो अलग स्केल लेवल पे। ठीक है, कोई भी वाटर टैंक का डिज़ाइन आपके पास हो सकता है, ब्रिज एनालिसिस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स का आप इजीली स्ट्रक्चरल रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, सबसे लास्ट जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरोकोड 8 इज द अर्थक्वेक मोड ऑफ स्टैड। इट इज़ यूज टू चेक इफ द स्ट्रक्चर कन्फर्म टू द बेसिक ज्योमेट्रिक रिकमेंडेशंस। सिस्मिक डिज़ाइन हमें करना होता है हमारी बिल्डिंग का। ठीक है, इसके लिए कोड में नहीं कहा गया कि भाई बिल्डिंग 2 मीटर से नीचे होनी चाहिए या 10 मीटर से कम हाइट की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ विंड कंडीशन में आपका अप्लीकेबल होता है। ठीक है, बट सिस्मिक डिज़ाइन तो आपको करना ही करना होता है हर हालत में। ठीक है, अब सिस्मिक डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास जोन्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे स्टैडप्रो में तो आपको अलग अलग जोन यहाँ पे डिफाइन होंगे। अब अलग अलग जोन डिफाइन होंगे तो हमारे पास लिस्ट होती है कोड्स में। ठीक है, हालांकि मैं प्रोवाइड भी करूँगा और ऐप के ऊपर भी अपलोड है। ठीक है, मैंने हर एक सिटी का वहाँ पे कोड डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि किसमें कितने कोडिंग्स जोन अलग अलग मेंशन कर रखे हैं, कितना इंटेंसिटी होता है वहाँ पे अर्थक्वेक का। ठीक है, तो इंटेंसिटी हम लोग लेके चलते हैं और जो इसका एक रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लेके चलते हैं। ये बेसिकली पीछे 50 ईयर्स का एक कैलकुलेटेड रिजल्ट आपके पास होता है। ठीक है, सो उसका एक एवरेज हमें डिफाइन करना होता है और उस एवरेज के बेसिस पे हम विद द हेल्प ऑफ सिंपली कोड्स आप एक यहाँ पे सिस्मिक डिज़ाइन की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, स्टैडप्रो के क्या एडवांटेजेस हैं, सिंपली इट शोज द एक्यूरेट रिजल्ट्स इन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। आप लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हो, बेंडिंग मोमेंट आप लोग कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, देखो 2 पिक्चर्स हैं यहाँ पे, दोनों पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, एक टॉप में एक थोड़ा सा बॉटम में है। आप मुझे बता सकते हो इसमें से SF कौन सा है और BMD कौन सा है? हम लोग चेक करते थे ना कि जिसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें कर्व बनेगी वो आपका किस तरह का फोर्स डायग्राम रहेगा।
करते थे ना। सर ऊपर ऊपर वाला शियर फोर्स का है, नीचे वाला बेंडिंग मोमेंट का है। ऊपर वाला शेयर फोर्स का, जिसमें स्ट्रेट लाइन होती थी वो शेयर फोर्स आप लोग शो करते थे, जिसमें कर्व्स होती थी वो बेंडिंग मोमेंट हम शो करते थे, जिसकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। ठीक है, अब जो बीम आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते थे, आपने क्या किया कि सिर्फ एक बीम था आपके पास। ठीक है, आपने एक बीम पे कोई भी एक यूडीएल लगाया 5 किलो न्यूटन का, 5 किलो न्यूटन से ज़्यादा आप लोग गए ही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है, हम लोग भी अपने एजुकेशन टाइम में थे तो वहाँ पे भी 5 किलो न्यूटन का ही लोड्स लेके चलते थे। ठीक है, कि एक बीम बना दिया, सिंपल कैंटिलीवर ले लो या फिर सिंपली सपोर्टेड ले लो। ठीक है, रोलर सपोर्ट लगा दो चाहे उसके नीचे। ठीक है, फिक्स बीम ले लो, 5 से ऊपर वेरी करता ही नहीं था वो। ठीक है ना, तो उस 5 के कंडीशन में क्या होता था कि सिंपली डिफाइन हमने कर दिया कि 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है वहाँ पे, वो भी यूडीएल है, 2 रिएक्शंस है, दोनों एंड पॉइंट्स है, दोनों पे रिएक्शंस कैलकुलेशन कर लो, देन एसएफडी पीएमडी, यही करते थे ना। लेकिन स्टैड प्रो में एक बीम थोड़ी ना होगा, आपके पास पता नहीं कितने बीम्स होंगे। अब तब आप इस तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, जैसे यहाँ पे गिवन है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो कि स्टैड प्रो में मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लिफ्ट और स्टेयर्स के लिए मैंने शेयर वॉल भी मेंशन की हुई है यहाँ पे। ठीक है, नीचे फाउंडेशन का पूरा डिटेल डेटाबेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तब आप लोग बनाओगे तो देखो यहाँ पे कितने बीम्स है, कितने कॉलम्स है, कितनी स्लैब्स आपके पास है, कितना एरिया है। तो इसमें जाहिर सी बात है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स की कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। और वो कैलकुलेशन सब देखो मैनुअल करने का ज़माना नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है कि सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटली किस पे आ रही है, एआई के ऊपर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ एक लैपटॉप होगा, सामने उसको ऑपरेट करने के लिए कोई पर्सन बैठा होगा, सिंपल आपको वैल्यू मेंशन करनी है, पूरा रिजल्ट आपके पास आएगा। अब सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ बचा ही इसी का है। ठीक है, सो सेकंड टर्म देखो, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैनुअल कैलकुलेशन एंड एंश्योर फास्टर मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आप लोग डिजाइनिंग करते हो तो फास्टर मेथड्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि सिस्टम की कैपेबिलिटी है, वो अपने आप डिफाइन कर लेगा कि कहाँ पे स्लैब है, कहाँ पे बीम है, कहाँ पे कॉलम है। आपको असाइन करना है तो हमें बार बार डिफाइन नहीं करना कि ये मेरा बीम है तो सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई हो, ये मेरा स्लैब है तो इसी पे आए, क्योंकि सिस्टम डिफाइन कर लेगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, कि आप जो जिस प्रॉपर्टी को असाइन कर रहे हो वो स्लैब का होगा या बीम का होगा या कॉलम का होगा। ठीक है, और सिंपली किसी तरह के कोई मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं होते, बस मैनुअल कैलकुलेशन होंगे तो हमारे माइंड में चलेंगे वो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आरसीसी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी थी, कल मैं फॉर्मूला शेयर कर रहा था ना आप लोगों के साथ कि डेंसिटी के बिहाफ पे आपको लोड्स लेके आने हैं, तो टोटल फैक्टर लोड कितना होगा, ठीक है, लाइव लोड कितना लेके चलोगे, तो वो एक वैल्यू होती है। ठीक है, और वो वैल्यू भी हम इसमें मेंशन करेंगे ना, तो पूरा रिजल्ट आपके पास निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इनके अलावा सिंपली आप इसमें जितने भी आप जो रिन्फोर्समेंट बीम्स आप यूज़ करोगे, कॉलम्स आप यूज़ करोगे, उसमें शेयर रिन्फोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनली जितने भी आप यहाँ पे बार्स प्रोवाइड करोगे उनका कैलकुलेशन भी आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने बीम नंबर 26 है तो बीम नंबर 26 में कितने बार्स की आपको ज़रूरत है, कितना स्टील आप लगाओगे, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, उसका पॉइजन रेशो कितना होगा, बॉटम में कितना स्टील लगाओगे, टॉप में कितना लगाओगे, क्योंकि बॉटम में ज़्यादा लगता है और टॉप में कम लगता है। पता होगा आप सभी को ये बात। कोई भी मेरे पास एक बीम है तो बीम में पता है ना, हम बॉटम में स्टील ज़्यादा लगाते हैं और टॉप में कम लगाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है उसका? सर बॉटम में टेंशन जोन रहता है सर, और टॉप में कंप्रेशन। टॉप में कंप्रेशन रहता है तो इसलिए हमें बॉटम में मैक्सिमम स्टील लगाना होता है ना। ये तो आप लोग एक तरीके से मतलब देखो खुद भी कर सकते हो भाई। कोई भी आप एक वुड ले लो, एक वुडन का वो ले लो आप, कोई भी मटेरियल, ठीक है, उसको ज़रा मतलब उस पर फोर्स लगाओ तो देखो किस तरह का उसमें चेंजेस होगा। ठीक है, हालांकि ये मैं आपको वीडियो की हेल्प से पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक सिंगल बीम से लेकर के पूरा स्काई स्क्रैपर आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो स्टैड प्रो में। तो देखो कितनी आपके पास कितनी यहाँ पे फ्रीडम है, ठीक है, काम करने का। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ सूटेबल फॉर इम्पोर्टिंग डिज़ाइंस फ्रॉम ऑटोकैड के जो प्लान्स है आप उनको ईजिली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपल क्या करना, हमें ऑटोकैड में गए, वहाँ पे प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद आप सिंपल क्या करो, DXF फॉर्मेट में ले आओ उसको। DXF मतलब एक्सचेंज फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट है, सिंपल हम क्या करें, उस फॉर्मेट से लेके आए और स्टैड प्रो में उसको इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे जो यूनिट्स थे, यूनिट्स हमने मैच करा दी उसकी जो ऑटोकैड में किया था यहाँ पे। ठीक है, यूनिट मैच करने के बाद सिंपल आप उसको स्क्रैपर बनाते जाओ, बीम्स और कॉलम वहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे, स्लैब का कैलकुलेशन डिफाइन कर दीजिए, थिकनेस मेंशन कर दो, बन गया आपका बिल्डिंग। तो काफ़ी सिंपल होता है इसमें काम करना। ठीक है, इसके अलावा
जो वही टर्म है कि इट इज़ सुटेबल फॉर आइडियल फॉर स्टील, कॉन्क्रीट, एल्यूमिनियम एंड टिम्बर, बिकॉज इट सपोर्ट्स द 90% ऑफ इंटरनेशनल कोड्स। ठीक है, अलग अलग कंट्री के कोड होते हैं जिनके बिहाफ पे आप इन चारों ही मटेरियल पे इजीली वर्क कर सकते हो। ठीक है, स्टील से रिलेटेड आपका क्या होता है, ट्रस आप लोग डिज़ाइन करते हो, कॉन्क्रीट से आपके बिल्डिंग हो गई, पीईबी स्ट्रक्चर हो गए, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग हो गई, एफईएम आप लोगों ने किया होगा अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, एफईएम जो कि थोड़ा सा मतलब टफ सब्जेक्ट लगता था, वो भी इसमें पार्ट्स मॉडलिंग होती है आपके पास। ठीक है, सो सिंपली इट इज सुटेबल फॉर द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर रिगार्डिंग योर लाइव लोड्स, डेड लोड, विंड लोड, स्नो लोड, एरिया है, फ्लो है, मेंबर लोड आप लगाओगे, हाइड्रोस्टैटिक लोड्स आप लगाओगे, स्नो लोड आप लेके चलोगे। ठीक है, तो स्नो लोड तो देखो हम इंडिया में लगाते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कनाडा हो गया उस कंडीशन में लगा सकते हो। हाँ, जम्मू कश्मीर में अगर आपकी बिल्डिंग बनती है तो उस कंडीशन में हमें स्नो लोड की वैल्यूज़ डिफाइन करनी होती हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लोड आप किस जगह पे लगाओगे, अगर आप वाटर टैंक डिज़ाइन कर रहे हो वो भी अंडरग्राउंड कंडीशन में, देन यू कैन ईजिली अप्लाई हेयर हाइड्रोस्टैटिक लोड। ठीक है, तो पूरी लोड्स की डिटेल्स लिस्ट होती है जिनके बिहाफ पे आप लोग अलग अलग तरीके के लोड्स लगा सकते हो। अच्छा, एक क्वेरी है मेरी यहाँ पे, आपने सपोर्ट्स पढ़े थे, कितने टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास कितने टाइप्स के सपोर्ट? हमने 3 ही पढ़े होंगे जनरली, है ना, 3 ही होते हैं ना। यस सर। फिक्स सपोर्ट आपने सुना होगा, एक फिक्स, सिंपली और हिंज। हाँ, हिंज, ये 2-3 ही थे, है ना। एक रोलर सपोर्ट होता है यस सर। ना। तो ये क्या था कि 3 तो हमने एक जनरल वे में पढ़े, लेकिन स्टड प्रो में आपके पास लिस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें वो भी देखना है। सपोर्ट शायद। हाँ, हिंज तो अभी मिस्टर रवि ने बताया, अभी रवि कुमार गुप्ता ने बताया हिंज। हाँ, पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट। ठीक है, तो स्टैड प्रो में लिस्ट बढ़ जाती है आपके पास स्पोर्ट्स की। ठीक है, जो आपने 2-3 पढ़े थे ना, उनको भी कंसिडर करना है, और उनके अलावा भी हमारे पास कुछ अलग यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखना ये है कि स्टैड प्रो सीखने के बाद किस किस एरियाज में हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है, so easily it is ideal to be used for analyzing all type of structural projects such as buildings, bridges, turbine foundations, bridge and highway construction में bridge deck अगर आपको बनाना है। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में STP आप लोग बनाते हो, आर्किटेक्चरल वर्क में आप स्टैड प्रो यूज़ कर सकते हो, मेट्रो स्टेशन जो बनते हैं उसमें स्टैड प्रो का हमारा काम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस हो गए, केमिकल प्लांट्स हो गए जिसमें सिलोज हमें बनाने होते हैं। टर्म सुना होगा सिलोज, SILOS। क्या होता है सिलोज? जिसमें हमें क्या करते हैं, मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं ना। नो सर। देखो यहाँ पे फोटो मिल जाएगा, अगर मैंने डाला होगा तो सिलोज का फोटो यहाँ पे नहीं है। सिलोज का फोटो देखो, बिस्किट की फैक्ट्री में जाते हो आप लोग तो 3 कंटेनर आपने देखे होंगे, एक में वीट होता है, एक में मिल्क होता है, एक तरीके का टैंक होता है, स्टील का टैंक होता है। ठीक है, नहीं देखा, चलो ऐप के ऊपर मैंने फ़ोटो डाला हुआ है उसका एक वीडियो के साथ। ठीक है, एक GIF बना के मैंने अपलोड किया हुआ है, कुछ टाइप्स मैंने डिफाइन किए उनके सिलोज के। ठीक है, स्टील का एक कंटेनर होता है, कंटेनर के नीचे 4 कॉलम्स होते हैं आपके पास, स्टील के डिफाइन कर सकते हो या फिर कॉन्क्रीट के लेके चल सकते हो। ठीक है, अगर आप गूगल पे आप आई थिंक आप सभी सर्च भी कर सकते हो, देखो ज़रा सिलोज आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सो केमिकल प्लांट्स में सिलोज हम जनरेट करते हैं। इसके अलावा डैम्स आप लोग बनाते हो, कल्वर्ट्स हम बनाते हैं। ठीक है, आपका एम्बेडेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका वर्क हमें करना होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टैड प्रो काफ़ी मतलब एक तरीके से वाइड एरिया में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कौन इसको यूज़ कर सकता है, वो तो क्या था कि हमने एक एरिया देखा, लेकिन पर्सन्स की कैटेगरी देखे, किस तरह के इंजीनियर्स इसमें वर्क कर सकते हैं स्टैड प्रो से रिगार्डिंग। सो प्रोफेशनल्स नीड टू हैव एन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन सिविल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, यानी कि स्टैड प्रो को यूज़ अगर आपको करना है तो आपके पास एक तरीके का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टैड प्रो को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन टेक्नीशियंस, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लांट इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल हो गए, जो प्रोसेस इंजीनियर्स हैं तो वो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, क्योंकि कल मैंने बताया था कि मैं मान लेता हूँ कि आपको बेसिक नहीं पता। ठीक है, सो हम यहाँ पे सभी फॉर्मूलेज देखेंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा कॉन्सेप्ट हमें अभी कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्क फ्लो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो वर्क फ्लो देखो काफ़ी सिंपल है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। सबसे पहले मॉडल को क्रिएट करना है,
मॉडल क्रिएशन करने के बाद आपको क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने हैं, क्रॉस सेक्शन आप डिफाइन कर दोगे तो सपोर्ट्स हमें लगाने हैं, सपोर्ट्स आप लगा दोगे तो उसके बाद हमें लोड जनरेशन लगाना है, लोड्स लगाने हैं और उन लोड का कॉम्बिनेशन करना है। फिर सभी को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली अप्लाई कर देंगे, ठीक है, कि बिल्डिंग पे अचानक से लोड सप्लाई हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली। देन उसके बाद एनालिसिस कर दो। एनालिसिस करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आपके पास आएगी। अब रिपोर्ट्स में देखो गिवन है ना यहाँ पे टोटल अप्लाइड लोड कितने हैं, टोटल रिएक्शंस कितने लगेंगी, ठीक है, पूरी डिटेल आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन होती है, ठीक है। बीम है तो बीम का सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है, कितना क्लियर कवर आपको लेके चलना है, कितना मटेरियल आप लगाओगे, एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें आप लोगों के पास बनती है, ठीक है। तो देखो कितना ईजी है स्टड प्रो में वर्क फ्लो। सबसे पहले मॉडल क्रिएट कर लो, क्रॉस सेक्शन बना दो, सपोर्ट लगा दो, वहाँ पे लोड जनरेशन कर दो, लोड का कॉम्बिनेशन, एनालिसिस, रिपोर्ट आ जाएगी। बस वही फाइनल रिपोर्ट हमें सबमिट करानी होती है, वही हमें देनी होती है सामने वाले को जिसने भी आपसे काम करवाया है, ठीक है। बन गया आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। बट यही प्रोसेस हमें कोड्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपके सामने गिवन है, जिसमें मैंने फाउंडेशंस का भी एक पिक्चर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, डैम का पिक्चर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, एक मैंने मिक्स रखा है स्टील के साथ कॉन्क्रीट प्लस पीईबी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सबसे बॉटम में गिवन है। तो कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। सिंपल आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो, ट्रस स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है, कोई भी इरेगुलर बिल्डिंग आपको जनरेट करनी होती है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप डिफाइन करोगे कि हमारे पास शेयर वॉल किस कंडीशन में होगी, ठीक है। फाउंडेशन के साथ आप लोग शेयर वॉल मेंशन करते हो, तो शेयर वॉल कहाँ लगाते हैं हम, एक तो स्टेयर केस हो गया, दूसरा लिफ्ट के एरिया में एक्सलेटर्स होती है, वहाँ पे भी आप लोग शेयर वॉल का यूज़ करते हो, ठीक है। अब फाउंडेशन में क्या होता है आपके पास, ठीक है ना। तो कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स थे। अब इन सैम्पल प्रोजेक्ट्स के बाद देखो पूरा आपके पास एक ओवरव्यू ऐसा होता है, क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग एक प्लान प्रिपेयर करते हो, ठीक है। उसको हम स्टड प्रो में लेके आएंगे, कन्वर्जन करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा वो। अब कुछ ऐसा दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें स्लैब अप्लाई करोगे, स्लैब के बाद सपोर्ट्स आप लोग लगाते हो, सपोर्ट्स के बाद हम ये बताएंगे कि कौन सा इसमें शेयर वॉल है, उसके बाद स्लैब वगैरह लगा दो, एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। देन एक प्लगइन्स की हेल्प से आप रेंडरिंग कर लो, रेंडरिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको दिखता है, ठीक है। सो एक ओवरव्यू था यहाँ पे। अभी देखो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए so you can easily design your 3D structural analysis with the help of this software. You can easily generate design loads and load combinations, okay. And so with the help of load combinations you can easily design your foundations to international standards. Regarding you can easily design virtually any type of foundation from basic to most complex, ठीक है। फाउंडेशंस के कुछ टाइप्स मैंने आपको कल बताए थे भी, रफ फाउंडेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा आइसोलेटेड होती है, कंबाइन होती है, पाइल है, पाइल कैप है, तो सारी डिटेल्स आपके पास रहती है वहाँ पे, किस तरीके से आपको वर्क करना है, पूरा ओवरव्यू आपके पास कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आया समझ में। सो प्रेजेंटेशन की हेल्प से किस तरीके का वर्क होगा आपका स्टड प्रो में, बताओ मुझे, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू और दे देता हूँ रिगार्डिंग योर सॉफ्टवेयर, कि जो आप लोग वर्क करते हो ना वो किस तरीके से करते हो, ठीक है। जैसे एक ओवरव्यू मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे आते हो, ठीक है, मैंने कोई भी एक टर्म यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि मान लो कोई भी एक नंबर आप लेके चल सकते हो, यहाँ पे सिंपल है, यूनिट्स वगैरह आप डिफाइन करते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास होता है। जो वर्क फ्लो है ना, वर्क फ्लो कैसा होगा वो हमें देखना है। तो वर्क फ्लो में क्या था, सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे बॉटम में आप लोग आओगे तो आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना होता था, ठीक है। तो चलो मैंने कुछ इस तरीके से मॉडल क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मॉडल क्रिएशन करने के भी काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। टाइम सेविंग प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो देन यू कैन ईजिली डिफाइन दैट, ओके। सो मान लीजिए मेरा कोई मॉडल यहाँ पे गिवन है, मैंने कुछ इस तरीके का मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर लिया, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ बिना किसी मोमेंट के, ठीक है। और जो पीछे ग्राफ बना हुआ है ना, उस ग्राफ को मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड कर दिया, ठीक है। देखो मॉडल मैंने बना लिया, मॉडल बनाने के बाद आपके पास क्या था, ज़रा टर्म पे आओ, सेकंड टर्म क्या गिवन थी यहाँ पे देखें ज़रा, रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे यहाँ पे जो वर्क फ्लो इसमें क्या गिवन है, मॉडल आप लोग क्रिएट कर ले तो देन यू हैव टू डिफाइन क्रॉस सेक्शंस। अब देखो ज़रा क्रॉस सेक्शन में क्या होता था आपके पास, क्रॉस सेक्शन में क्या होता था, सिंपली आप आए यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन में क्या करना होगा भाई, हमें
सपोर्ट्स आप यहाँ पे लगाते हो, बट सपोर्ट से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्योमेट्री पे आते थे, जनरल पे आते थे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर लो। जैसे जो मेरे पास बिल्डिंग है मैं लेके चलता हूँ कि इसमें जो मेरे पास बीम्स और कॉलम बनेंगे वो कितने कितने इंचेस के बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 12 इंचेस का रख दिया, तो 12 इंचेस का मतलब कितना हो गया, 300 mm। बताओ भी, यस सर। 0.3 मीटर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। सो यही 0.3 मीटर मैंने बीम का भी रख लिया, यही मैंने कॉलम्स का भी रख लिया, ठीक है। तो अलग अलग डिफाइन नहीं करता, बट मैं थिकनेस मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे स्लैब का कितना रहे, 0.15 मीटर, ठीक है। 6 इंचेस की मैंने यहाँ पे थिकनेस डिफाइन कर दी। अब ज़रा देखो कॉलम्स आपको लगाने हैं ना, तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि आपको डिफाइन नहीं करना है यहाँ पे कि भी आप बीम्स पे अलग अलग तरीके से डिफाइन करो, सिंपल आपके पास तरीके होते हैं, ठीक है। बीम्स और कॉलम मेरा सेम है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो, XYZ तीनों ही फॉर्मेशन में ले आओ। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो स्ट्रक्चर था उसको यहाँ पे सेक्शंस को डिफाइन कर दिया। अब ज़रा रेंडरिंग करके देखो, आप चेक कर पा रहे हो, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे बीम्स और कॉलम्स थे, उनमें थिकनेस आ गई है। देखो मैं जूम करके आप लोगों को शो करा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें कमी किस चीज़ की है कि हमारे पास स्लैब नहीं है, बट हमें स्लैब बनाना होगा। अभी स्लैब के लिए मैं क्या करता हूँ कि अब अगर आप बॉटम से शुरुआत करोगे ना, तो क्या है कि थोड़ा सा मैसी स्ट्रक्चर हो गया, कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा ये, ठीक है। और सेक्शन भी मैंने लगा दिया, तो हम इजीली नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। देखो मॉडलिंग का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन आता है कट सेक्शन का, कि जो पार्ट मुझे रखना है ना, सिर्फ आप उसको यहाँ पे असाइन कर लीजिए। जैसे ये देखो अभी थोड़ा ईजी हो गया। अब आप यहाँ पे सिर्फ बॉटम में स्लैब डिफाइन कर दो। जैसे ऑप्शन आपके पास आते हैं ऐड 4 नोडेड प्लेस, सिंपल आप यहाँ पे प्लेट लगा दीजिए। 3rd नोड है, 4 सर कट सेक्शन का रिपीट करो ना सर। हेलो, हाँ जी, कट सेक्शन में देखो सिंपली आपको करना क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कट सेक्शन। यू हैव टू सिंपल हेयर सेलेक्ट टू व्यू, देन आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप उसको सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन कर लोगे तो जाहिर सी बात है कट सेक्शन आपके पास यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। स्क्रीन आई थिंक आप सभी को विजिबल अभी, ओके। सो हम बेसिकली क्या था कि वर्क फ्लो है जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टैड प्रो में, ठीक है, और उसको हमें समझना था। तो जो वर्क फ्लो है उसको हमने किस तरीके से समझा था कि देखो काम करना बहुत ईजी है। मैं वही कॉन्सेप्ट एक बार मैंने अभी इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टड प्रो को ये नहीं समझना कि बहुत ही एक हार्ड सॉफ्टवेयर हो गया, स्ट्रक्चर के कैटेगरी में है तो पता नहीं हम इस पे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूलेज वगैरह तो क्या है कि टाइम लगता है याद होने में, मुझे भी टाइम लगा था, ठीक है। कोड्स को फॉलो करने में, स्टडी करने में मुझे भी टाइम लगा था, बट ये है कि तब आप उनको एक बार देखोगे ना रेगुलर बेसिस पे तो हो जाएगा। बट क्या है कि देखो मैंने तो सारे कोड्स देखे, बट आपको सभी कोड्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी एक समरी ब्रीफ मैंने पहले ही ऐप के ऊपर अपलोड करा दी है, ठीक है। और वही समरी में आप लोगों को जैसे हम डे बाय डे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज, कोड्स वगैरह मैं सब आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा एट ए कंडीशन। तब हम लोड लगाएंगे या सपोर्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो प्रोसीजर हमारा क्या था कि सबसे पहले आप लोग वर्क फ्लो में क्या करते हो, मॉडल क्रिएट करते हो। मॉडल क्रिएशन करने के बाद हमारा मेन वर्क क्या होता है कि उसके क्रॉस सेक्शन हमें डिफाइन करना, ठीक है। जो भी आपने बनाया, जो भी मॉडल है आपका, यानी कि कुछ इस तरीके का मॉडल होगा जिसमें हम क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, तो क्रॉस सेक्शन दिखाने के बाद वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे बॉटम में जो आप लोग पिक्चर देख रहे हो ना, वो कुछ ऐसे दिखेगी हमें। अब सपोर्ट्स आप लोग प्रोवाइड करवा दोगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। देन आपको लोड्स डिफाइन करने हैं कि जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाया उस पर किस तरीके के लोड्स वहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है भाई। अगर डेड लोड लगाना है तो आप डेड लोड लगा सकते हो, लाइव लोड का हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर स्नो के कंडीशन में हमारा कोई मान लो एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि बिल्डिंग पे स्नो लोड भी ज़रूरी है, कुछ ऐसे ही एनवायरमेंट में हमारी बिल्डिंग है, कुछ ऐसे ही जोन में है, तो हम वहाँ पे स्नो लोड अप्लाई कर देंगे। अगर पानी के अंदर है तो हाइड्रोस्टैटिक लोड भी आप उस पर लेके चल सकते हो, ठीक है। सिस्मिक लोड तो हमें दिखाना ही होता है। अगर बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर से ऊपर है तो आप लोग विंड लोड का कॉम्बिनेशन भी मतलब वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और लोड जनरेशन करने के बाद हमारा मेन वर्क क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स, यानी कि जितने भी लोड आपने लगा दिया उस पे स्ट्रक्चर पे, उन सभी का कॉम्बिनेशन भी हम अलग से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग एक साइमल्टेनियसली लोड भी कैरी करे, ठीक है। कि इस पर अचानक से सभी लोड एक साथ आ जाएं, उनका पूरा कॉम्बिनेशन बन के आ जाए, ताकि देखिए तो सही कि बिल्डिंग में क्या डिफ्लेक्शन आएगा, किस तरह की कैटेगरीज वहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास सिंपल पैनल क्या होता है कि आप डायरेक्ट उसको एनालिसिस कर लीजिए,
ठीक है ना। अब एनालिसिस करना काफ़ी सिंपल होता है, जैसे मैंने बताया था कि एनालिसिस में क्या होता है, आपके पास रिपोर्ट जनरेट होगी, उस रिपोर्ट में क्या होगा, 3 चीज़ें मिलेंगी कि अगर बिल्डिंग में एरर है तो एरर दिखा देगा, वार्निंग्स आ जाएंगी आपके पास कि भी प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल कितना है, मैक्सिमम लगा रहे हो, मिनिमम लगा रहे हो, क्या आपके पास नोड्स जनरेट होंगे। देन उसके बाद हम एक डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एक डिज़ाइन क्राइटेरिया आपके पास होता है और उस क्राइटेरिया में हमें डिफ़ाइन करने होते हैं कि भाई जो बिल्डिंग है वो हमारा आरसीसी का है या फिर स्टील का है, टिम्बर का है या फिर एल्यूमिनियम का है, और उसके बाद हमें कोड को सिलेक्शन करके कुछ पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने होते हैं। देन आफ्टर देन आपके पास एक कंप्लीट रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो ये वर्क फ्लो था। अब इसी वर्क फ्लो को मान लीजिए मैं अगर फाउंडेशन में लेके आता हूँ, ठीक है ना, यही वर्क फ्लो मान लो अगर मैं फाउंडेशन में लेके आऊँ तो फाउंडेशन की कंडीशन क्या होगी कि सिंपल यही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्रिएटिंग मॉडल, डिफाइन क्रॉस सेक्शंस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, लोड जनरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स, एनालिसिस, रिपोर्ट जनरेशन। आफ्टर देन यू हैव टू गो ऑन फाउंडेशन। और फाउंडेशन में जो कॉम्बिनेशन आपने किया था उसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए मैं अलग अलग तरह की फाउंडेशन जनरेट करनी होंगी। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन एक अलग प्लगइन है, ठीक है, लेकिन वो करेंगे हम इसी के साथ, स्टैड प्रो के साथ ही, ठीक है। हालांकि उसका जिक्र मैंने आई थिंक अभी तक नहीं किया, तो मैं बता देता हूँ। फाउंडेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे आइसोलेटेड हो गया, कंबाइन हो गया, मैट हो गया, राफ्ट हो गया, पाइल आपको डिज़ाइन करना है, पाइल कैप आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, फिर पियर्स भी हम लोग बना लेते हैं उस कंडीशन में, और फिर पियर कैप भी हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें ये भी डिफाइन करना होता है कि सोयल की कैटेगरी कैसी है, क्योंकि फाउंडेशन तो आपका सोयल में होता है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसका तो सोयल से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो किसका होता है, फाउंडेशन का। अब फाउंडेशन तब सोयल में रहेगी पूरे लाइफ टाइम, उसको सोयल के साथ ही तो रहना होता है। अब सोयल की बियरिंग कैपेसिटी भी हमें देखनी होती है, और ये बियरिंग कैपेसिटी किस फॉर्मूले से रहेगी, क्या उसकी विस्कोसिटी रहेगी, वाटर कंटेंट कितना रहेगा एरिया में, ये सभी चीज़ें हमें 1 बाय 1 क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब ये सोयल बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ये सारे टर्म्स हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे, और टर्म्स डिफाइन करने के बाद हमारे पास हर एक फुटिंग की कंप्लीट डिटेल आएगी। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग आपने बनाई, उस बिल्डिंग में टोटल 20 कॉलम्स हमारे पास आ गए, ठीक है, तो 20 कॉलम्स की रिपोर्ट आपके पास अलग अलग जनरेट होगी रेस्पेक्टिव ऑफ फाउंडेशंस, ठीक है। पाइल लेके चल रहे हो तो पाइल का पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा कि भाई जो भी मान लो जैसे कॉलम नंबर 7 है या फिर 6 है, 5 है, उसके क्या डायमेंशन होंगे, क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कितना स्टील वहाँ पे लगेगा, कितनी फिटनेस वहाँ पे होगी, ठीक है, रेशियो कितना लेके चलोगे आप मटेरियल और अपना जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें, ठीक है, स्टील का कितना उसको आपके पास रेशियो होना चाहिए, ठीक है, कितने क्या कॉम्बिनेशंस आपको लेके चलना है, तो पूरी डिटेल, तो टोटल एक कॉलम की डिटेल आप समझ लो लगभग 30 to 40 पेजेस की आपके पास रिपोर्ट होती है, ठीक है। और हर एक कॉलम की रिपोर्ट हमें क्या करनी होती है, पूरी उनको प्रिंट करके जो भी आपके जिससे आपने प्रोजेक्ट लिया, अपने प्रोजेक्ट्स में आपको ये सारी चीज़ें सबमिशन करानी होती है, ठीक है। तो देखो वर्क फ्लो मैंने बताया काफ़ी ईजी है, और मैं इसी वर्क फ्लो को आप लोगों को एक बार यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि स्टैड प्रो में हमें यही वर्क फ्लो किस तरीके से करना होता है, ठीक है। और तब आप इस वर्क फ्लो को करोगे ना तो देखो काम करना काफ़ी इजी है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग आते थे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है, हालांकि यही हम कंटिन्यू कर रहे थे ना कि ये आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे गिवन थे, और इस ऑप्शन में हमने क्या कर लिए थे, जो भी हम इसको कंटिन्यू कर रहा था क्या था उसमें कि सेक्शंस आपने डिफाइन किए थे, बीम्स आपके पास थे, कॉलम्स आपके पास थे, ठीक है। अगर यही मान लीजिए मैं फिर से रिपीट करूँ तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कोई भी एक मॉडल लेके चलते थे और मॉडल पे आपने कुछ भी नेम यहाँ से मेंशन कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद लेंथ का यूनिट आपके पास होता था, फोर्स के यूनिट हम लोगों ने डिफाइन किया, नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक करते थे और कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास होता है। अब इस इंटरफेस में हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या था वर्क फ्लो में, क्रिएटिंग मॉडल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे ना, मैंने मिनिमाइज़ किया तो देखो यहाँ पे गिवन है क्रिएटिंग मॉडल, और आपको यही मॉडल क्या करना है, डिफाइन करना है। अब क्रिएटिंग मॉडल में देखो आए आप यहाँ पे स्टैड प्रो में, तो मॉडल बनाने के यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके होते हैं, क्या तो आप 1 बाय 1 लेके आओ, ठीक है। 1 बाय 1 में क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड में कोई भी एक पैनल यहाँ पे अप्लाई किया, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर आया, मैंने किया इसको क्लोज, मर्ज मुझे कराना होता है यहाँ पे, और इस प्रोटोटाइप को बिना किसी मोमेंट पे मूव किए मैं क्या करता हूँ, 0 डायमेंशंस में इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो स्ट्रक्चर बन गया, जी जी सर, वो मॉडल कहाँ से क्रिएट हुआ सर, वो ऑप्शन फिर से थोड़ा रिपीट कीजिए। ये तो एक मैं वर्क फ्लो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हम डायरेक्ट इस पे वर्क करेंगे अभी, ठीक है, डिटेल में।
तो उस कंडीशन में भी आप लोग इसको देख लेना। ये तो एक तरीके से मैं फास्ट ट्रैक पे आपको मॉडल मतलब वर्क फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे ज्योमेट्री पे आके और रन स्ट्रक्चर विजार्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझेंगे सभी टर्म्स को, है ना। नोड्स भी है, स्नैप एंड ग्रिड भी है, आप लोग देखो ऊपर से देखते हो, इंसर्ट नोड है, एड बीम हो गया, प्लेट है, सॉलिड है, सरफेस है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और सभी का यहाँ पे यूज होगा, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या था कि जो पीछे ये जो स्ट्रक्चर आप लेके आए, इसके पीछे जो ग्रिड्स है मैं उनको हटाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैंने क्या किया, स्नैप नोड बीम को हाइड कर दिया। मॉडल मेरे सामने, अब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। ज़रा देखो यहाँ पे क्या गिवन था आपके पास, क्रिएटिंग मॉडल, मॉडल मेरा बन गया। मुझे क्या करना है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेके चलना है। तो क्रॉस सेक्शन के लिए मुझे क्या करना होता था, हम लोग डायरेक्ट जनरल में आते थे। यहाँ पे आपके पास एक टर्म होता था डिफाइन, इसमें रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। और रेक्टेंगल को डिफाइन करते टाइम मुझे बताओ कि मैंने फर्स्ट सेशन में क्या बताया था कि तब हम बीम्स और कॉलम्स जनरेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें डिफाइन करना होता है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो किस कैटेगरी का है। मान लीजिए G+1 है, 2 है, 3 है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि G+3 हो या फिर 2 हो, तो हमें कॉलम्स के साइजेस क्या लेने होते हैं, बता सकते हो आप में से कोई। और मैंने बताया भी था ये कि मान लो मेरा बिल्डिंग हाँ G+2 है तो आप यहाँ पे 300 लेके चल सकते हो। अगर G+4 हुआ देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 350। और G+5 के कंडीशन में हम कितना लेके चलेंगे। तो क्या था कि ये जो टर्म्स है ना, जैसे आप लोगों ने डिफाइन किया मीटर्स में, यही टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इंचेस में कितना होता है ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे क्या करना है, कॉलम साइज सबसे पहले डिफाइन करना है, ठीक है। और बिल्डिंग कितना है ये तो मुझे पता ही नहीं। तो बिल्डिंग देखो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि G+4 है। तो इस कंडीशन में मेरे पास कॉलम का साइज कितना होगा, 12/18 इंचेस, ठीक है। आप चाहते हो कि 12/18 इंचेस का ना करके हम कर दें थोड़ा सा रेशियो 12 का बढ़ा दो, 18 का कम कर दो, 15 कर दो आप इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो 15/15 इंचेस अगर आप करोगे, 15/15 को मान लो 14 कर दिया, तो 14 कंडीशन में कितना होगा, 14 इंचेस का हो गया 380 mm। देन सिंपली यू कैन इजीली डिफाइन एयर 0.38 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने रखा 0.38 मीटर, राइट। ये मेरा हो गया किसका, कॉलम का साइज। देन डायरेक्टली मैंने यहाँ पे किया ऐड, क्लोज मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कॉलम का साइज है सेम वही बीम का रहे, मैं बीम का अलग से नहीं चाहता। तो सिंपली देखो मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसको असाइन करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने क्या किया, देखो सेक्शंस आपके पास आ गए, ठीक है। आपने रेफरेंस जनरेट किया, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करना होगा। और क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करने के लिए जैसे आपने इस रेफरेंस को सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आप लोग आते थे किस में, डायरेक्ट सेलेक्ट में। यहाँ से आप लोग सिलेक्शन करते थे एक्स को, देन अगेन यहाँ से आप लोग सिलेक्शन करते थे वाई को, और यहाँ से हमें फिर से सिलेक्शन किसको करना होगा, जेड को। सभी को सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन था, ये हाईलाइट हो जाता है और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। यस करोगे तो ज़रा रेंडरिंग करके देखो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपके पास बीम्स और कॉलम्स कुछ इस तरीके से असाइन हो जाते हैं, ठीक है। जितना जूम करोगे आपके पास एक क्लैरिटी उतनी यहाँ पे मिलती जाएगी, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। बट एक चीज़ तो हम भूल ही गए कि बिल्डिंग तो हमने बना लिया, स्लैब हमने इसमें डिफाइन नहीं किया। तो स्लैब के कंडीशन में क्या करते थे, हमें कुछ प्लेट्स का ऐड करना होगा। और स्ट्रक्चर थोड़ा मैशी है तो हम डायरेक्ट अप्लाई भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अब तब हम डायरेक्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास कुछ टूल्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे मॉडल बना, मैं इसको फ्रंट पार्ट में लेके और इसका सेक्शन क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्टिव व्यू किया और मुझे वर्क सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे करना है। अब ज़रा आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो आपके पास थोड़ा इजीली है समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लैब के लिए प्लेट को ऐड कर दिया। पहला ऑप्शन मैंने डिफाइन किया, सेकंड नोड को सिलेक्शन करते थे, थर्ड को हमने सिलेक्शन करना होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। हो गया। इसको ऑटोमेटिकली आप क्या करें, सेव कर दीजिए, ठीक है। स्लैब तो मैंने बना लिया। आप चेक करना चाहते हो कि स्लैब बना है या नहीं बना, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्लेट कर्सर। आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो प्लेट गिवन है बट थिकनेस मुझे लेके आना है, इसके लिए आप यहाँ पे थिकनेस पे क्लिक कर दीजिए। और स्लैब का मैंने कितना बताया था, स्टैंडर्ड कितना होता है 6 इंचेस, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 0.15 मीटर। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब मैंने बताया था कि स्टैड प्रो की कुछ कैपेबिलिटीज़ ऐसी हैं कि जैसे आपने बीम्स और कॉलम्स को स्पेसिफाई किया था दोनों मेंबर्स को, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्लेट को भी स्पेसिफाई करें,
क्योंकि स्टैड प्रो अपने आप पता लगा लेगा कि जो थिकनेस आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो सेक्शन आपका जनरेट हुआ, जो रेफरेंस आपका जनरेट हुआ प्लेट थिकनेस, वो एज इट इज सिस्टम ने डिफाइन कर लिया और डायरेक्ट आप यहाँ पे असाइन टू व्यू कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि मैंने बिना प्लेट को सेलेक्ट किए हुए ही उसके प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर दी। आप ज़रा रेंडरिंग करके देखो, आपके पास यहाँ पे गिवन है प्लेट, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको क्रॉस। अब रेंडरिंग तो आपने इसका कर दिया, प्लेट भी लगा दिया, लेकिन स्ट्रक्चर मुझे पूरा लेके आना है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। अब मैं चाहता हूँ कि जो प्लेट मेरे पास यहाँ पे था ना, वो क्या हो 1 बाय 1 यहाँ पे कॉपी होता चला जाए। तो कितने टाइम्स हमें इसको ट्रांसलेशन रिपीट करना होगा मॉडलिंग के कंपैरिजन में? 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेशन रिपीट, कि स्लैब मेरा है, अब हाइट में प्रोवाइड करना है। तो हाइट मेरे पास कौन सा रहेगा? वाई डायरेक्शन ना। तो मैंने यहाँ पे वाई पे क्लिक कर दिया। अब वाई पे क्लिक करने के बाद स्पेसिंग मेरे पास स्ट्रक्चर की थी 3 मीटर की, और कितना कॉपी करना था मेरे पास? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 टाइम्स हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते थे, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करोगे कि पूरा स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे रेडी है, देखो, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडल क्रिएट कर लिया, और मॉडल क्रिएशन करने के बाद क्रॉस सेक्शन भी डिफाइन कर लिए, लेकिन सपोर्ट हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ स्टैड प्रो पे, फ्रंट पार्ट में इसको लेके आओ, और सपोर्ट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप क्रिएट कर दीजिए, ऐड मैंने किया, ये सपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, नोड को सिलेक्शन कर लीजिए। डायरेक्ट आप असाइन करोगे तो नोटिस करोगे आपके पास यहाँ पे सपोर्ट भी अप्लाई हो गए। अब सपोर्ट्स लेके आने के बाद हमें क्या करना होता है, अगला हमारा वर्क फ्लो क्या था, लोड जनरेशन का। लोड लगाओ आप। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग पे हम आए, लोड एंड डेफिनेशन पे मैंने क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे ये चेक करना है कि बिल्डिंग पे जो मेंबर्स मैंने अप्लाई किए हैं, क्या बिल्डिंग खुद का वेट कैरी कर पाती है, नहीं कर पाती हो। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेड लोड डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आता था, सिलेक्शन मैंने किया डेड। सिंपल हम लोग क्या करते थे ग्रेजुएशन में, एक टर्म होता था ना DL, लाइव लोड को LL मेंशन करते थे, अर्थक्वेक को EL मेंशन करते थे, विंड लोड को WL मेंशन करते थे ना। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे डेड लोड को DL मेंशन कर दिया। ऐड करके आप क्लोज कर दीजिए। तो आप नोटिस करोगे कि डेड लोड की कैटेगरी आपके पास यहाँ पे आ गई लोड केसेस ड्रिल में। अब इस डेड लोड में मुझे डिफाइन करना है कि ये डेड लोड आखिरकार है क्या। तो डेड लोड के कंडीशन में क्या आता है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चेक करना है कि बिल्डिंग खुद का वेट कैरी कर पाती है या नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग का सेल्फ वेट देखना पड़ेगा। और सेल्फ वेट के लिए फैक्टर होता था, सिलेक्शन मैंने किया, ऐड आप करते थे, फैक्टर आपके पास यहाँ पे गिवन है -1, ऐड मैंने किया, क्लोज कर दीजिए। अब यही फैक्टर मुझे चेक करना है, तो असाइन टू व्यू किया, असाइन डू यू वांट टू प्रोसीड, यस मैंने किया, ठीक है। अब मैं दूसरा कोई लोड नहीं ले रहा, तो लोड कॉम्बिनेशन भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, इसका एनालिसिस करना होगा कि बिल्डिंग लोड कैरी कर रही है नहीं कर रही। तो सिंपल हम यहाँ पे आते थे, उससे पहले हमें एनालिसिस एंड प्रिंट करना होता था। इसको मैंने ऐड करके क्लोज किया, एनालिसिस, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रन एनालिसिस। सो मैंने किया यहाँ पे सेव। अब ज़रा देखो कोड्स मैंने फॉलो किए हैं, कोड्स के अकॉर्डिंग आप नोटिस करोगे कि मेरे पास क्या है। यहाँ पे ज़रा टर्म पढ़ो आप, क्या गिवन है यहाँ पे, 0 एरर्स, 0 वार्निंग एंड 0 नोट्स। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, कोई भी बता सकता है मुझे? कैरी कर रहा है, हाँ कैरी कर रहा है वो जो लोग। भी सेक्शंस हमने डिफाइन किए, जो भी प्रॉपर्टी मैं लेके चल रहा हूँ, वो बिल्डिंग कैरी कर जाएगी। तो मेरे पास 0 एरर है, यानी कि बिल्डिंग ठीक तरीके से बन रहा है। अब इसी में मान लीजिए अगर मुझे आगे वर्क करना है, तो आप यहाँ पे आते हो, व्यू आउटपुट फाइल, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, ठीक है। अदरवाइज़ यहीं पे आप अपने काम को रोकना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट इसको डन भी कर सकते हो, आपका काम हो चुका, ठीक है। बट हमें यहाँ तक करके और इससे आगे भी समझना है, जो कि एडवांस आपका स्टैड प्रो कहलाता है, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पे ब्रिज डेक का वर्क करोगे, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, फाउंडेशंस आपके पास क्या होती हैं, स्टील डिज़ाइन आप लोग कैसे करते हो, कंक्रीट डिज़ाइन आपको कैसे करना होता है। और यहाँ पे एक टर्म भी गिवन है, एडवांस स्लैब डिज़ाइन। और इन सभी टर्म्स को फॉलो करते हुए, इन सभी मॉडलिंग मोड्स को फॉलो करते हुए आपको एक बेटर रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। सो ये आपके पास वर्क फ्लो था। तो देखो काफ़ी सिंपल है ना, बताओ मुझे, सिंपल है ना वर्क फ्लो? यस सर। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में हमने कन्वर्ट किया हर एक पार्ट्स को, और
कैटेगरी असाइन करते गए और रिजल्ट आपके पास आ गए। बस इस रिजल्ट से हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब इस रिजल्ट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलेज मेंशन हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कोड्स की कंडीशंस हम देखेंगे, SFD BMDs हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का आपका वर्क फ्लो था। वर्क फ्लो के बाद सैम्पल प्रोजेक्ट्स को हमने समझे थे कि कुछ लिस्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है, ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रेम भी है आपके पास, फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, स्टील्स का कंडीशन हम लेके चलेंगे, ठीक है। शेयर वॉल की कैटेगरी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये दोनों शेयर वॉल की कैटेगरी है, ये स्ट्रक्चर है और इसी का पिक्चर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, दोनों को फ्रेम 1 फ्रेम में लेकर के, ठीक है। सो देखो शेयर वॉल यहाँ पे गिवन, और शेयर वॉल क्यों बनाते ये भी मैंने बताया था अभी आपको, किस कंडीशन में, क्या तो स्टेयर हो या फिर मतलब लिफ्ट हो हमारे पास, एक्सकलेटर, तो उस कंडीशन में शेयर वॉल हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डैम की कंडीशन आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे नीचे गिवन है, ठीक है। सो डैम का वॉल हो गया, रिटेनिंग वॉल्स आप लोग बनाते हो, ग्रेविटेशनल डैम अगर आपको बनाना है तो वो भी सारी कंडीशंस आप लोग इजीली स्टड प्रो में फॉलो कर सकते हो। एक इसका ओवरव्यू अभी मैंने बताया ही था कि प्लान आपके पास रहेगा, प्लानिंग में सारी चीज़ें करनी और स्टेप बाय स्टेप आपके पास कुछ इस तरीके का वर्क यहाँ पे होता है। और ये सारी चीज़ें करते हुए रिगार्डिंग योर फाउंडेशंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वी कैन इजीली डिज़ाइन virtually any type of foundation from basic to the most complex level। ओके, सो ये था आपके पास स्टड प्रो, जिसमें हमने एप्लीकेशंस एरियाज़ को समझे थे, यूज़र्स आपके पास कौन से होते हैं, किस किस फील्ड में आप लोग इसमें वर्क कर सकते हो, कौन कौन यूज़ कर सकता है, क्या इसके एडवांटेजेस हुए, ठीक है, एडवांटेजेस में किस तरह के कोड्स आपके पास होंगे और किस तरह के फिगर्स यहाँ पे बनेंगे जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंप्लीट आपके पास कोर टर्म्स आपके पास गिवन होती हैं, ठीक है, किसने बनाया, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, क्या इसके टर्म्स होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्टड प्रो V8i SS6। ओके।